We were to start with importance of motivation, I suppose. हमने headings लिख ली थी और points were to be explained, isn't it? चलिए बच्चों, so सबसे पहला importance motivation का ये है that it brings peace and harmony. Worker motivated रहेगा तो वो कभी भी employer के against जाने की नहीं सोचेगा. उसको अगर ठीक ठाक रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक ठाक इंसेंटिव्स उसको मिल रहे हैं, जितना वो डिजर्व करता है, जितना वो एक्सपेक्ट करता है, क्या आपको उम्मीद है कि वो स्ट्राइक्स वगैरह, लॉकआउट्स वगैरह हो जाएंगे फैक्ट्री में? कुछ भी ऐसा नहीं होगा. तो मोटिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है दैट इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल. तो जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स कम्युनिटी होगी और जो भी हमारी एम्प्लॉय कम्युनिटी होगी चिल्ड्रन, दे विल बी वर्किंग हैप्पीली बिकॉज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की नीड्स पूरी तरह से फुलफिल हो रही हैं. तो देयर वुड बी नो टेंशन. टेंशन का मतलब समझते हैं ना, दिमागी सो कॉल्ड समस्याएं. देयर वुड बी नो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. काम करने का जो एटमॉस्फेयर होगा बहुत ही अच्छा होगा या खराब होगा बच्चों? अच्छा होगा. एंड इट विल बी टीम वर्क एट वर्क प्लेस. समझ में आ गया? हार्मोनी शब्द आपने पढ़ा था जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे हेनरी फ्योल के, याद आया आपको? हार्मोनियल रिलेशन होने चाहिए. व्हाट इट, तो जो प्रिंसिपल्स वो दोनों भाई लिख के चले गए, टेलर अंकल एंड फ्योल अंकल, वो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेंगे बच्चों, एवरीवेयर. अपडेट क्विकली. चलिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस. अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है एंड ही इज हैविंग ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था इंडियन रेलवेज वाली स्टोरी में, चला कि पहले टीटीज को फिक्स्ड सैलरी दी जाती थी, अब उनको ऑटोनॉमी दे दी गई है कि जितना आप ज्यादा चलान काट के लाएंगे WT टिकट वालों का, हम आपका इंसेंटिव उतना ज्यादा करेंगे. तो जब उन्हें ऑटोनॉमी मिलेगी, वो प्रमोट किए जाएंगे हर दूसरे तीसरे साल में, उनके काम की सराहना की जाएगी, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अवार्ड्स वगैरह उनको दिए जाएंगे. इन दैट केस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय will be better or poor? It will be better. And cooperation होगा सबऑर्डिनेट्स के बीच में आपस में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कुड बी अचीव्ड, तो एम्प्लॉय और अच्छी तरीके से काम करेगा. तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं: ऑटोनॉमी होना, प्रमोशन होना एंड रिकग्निशन ऑफ वर्क. तो किसी भी एम्प्लॉय को आप छूट दे दीजिए थोड़ी सी कि भाई अपने हिसाब से काम करो, प्रमोट कर दीजिए उसको, उसके स्किल से, पहले असिस्टेंट था अब सीनियर बन गया, और उसके काम को थोड़ा सा अप्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा उसको अवार्ड वगैरह दे दीजिए, इंसेंटिव दे दीजिए, तो बहुत खुश हो जाता है. व्हाट इट, अपडेट फास्ट इन योर कॉपी चिल्ड्रन. सो आपके घर में भी अगर हाउस हेल्प या पापा के ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं चिल्ड्रन, आप अगर उनको बहुत रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में काम करने को बोलो, क्या वो मन से काम कर पाएंगे? नो. आप उन्हें टाइम टू टाइम कुछ अवार्ड्स वगैरह, कुछ त्योहारी वगैरह देते रहिए, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. पता लगा ढेर सारे गेस्ट आपके घर में कल रात में डिनर पे आ गए, नया नया डिनर सेट ओपन हुआ, और आपने बर्तन मांजने वाली को कोई इंसेंटिव नहीं दिया, तो इस बार तो चलिए आपने बर्तन धुलवा लिए, अगली बार वो कप प्लेट तोड़ देगी. समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अगर आपको लग रहा है वो ऐसी हरकत कर सकती है, ये काम आप खुद कर लीजिएगा. हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. अभी तक जो हमारा काम करने का तरीका था दैट वाज मैनुअल, अब कंप्यूटर्स चले आए. सो इन दिस फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एम्प्लॉय तब अच्छी तरीके से काम करेगा जब मैनेजमेंट कन्विंस करे. क्या कन्विंस करे? कि भाई अब आप कंप्यूटर्स पे अगर काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यू विल बिकम मोर नॉलेजेबल, बेटर स्किल्ड, और एज अ रिजल्ट आपका सैलरी भी क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा. और जब आप कल को दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी यू विल बी पेड मच बेटर. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर गॉट एम्प्लॉयमेंट इन स्कूल इन द ईयर 2018, आई सपोज. 2020 में चाचा जी चले आए. कौन से चाचा जी? कोविड-19 चाचा जी. तो सर ये कोविड-19 बोला जाता आया 2020 में, एक्चुअली में दिसंबर 19 में इसके केसेस आने लग गए थे, अक्टूबर से ही आने लग गए थे. इंडिया में ये दिसंबर के बाद जनवरी में आया, जब वो अमेरिका से, हमारे कौन थे पहले वो प्रेसिडेंट यूएस के, बाइडेन के पहले क्या नाम था उनका? अरे वो डोनाल्ड डक, हाँ भाई डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप का जब डेलीगेशन इंडिया आया था, उनके साथ वो जो अमेरिकन आए थे वही लेके आए थे बेसिकली, क्योंकि तभी फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था समवेयर अराउंड 24-26 फरवरी 2020 के आसपास. खैर, तो यहाँ पे अब इन टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई. आई रिपीट चलन, इन टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई. कैसी ट्रेनिंग दी गई? कि ये ऑनलाइन पढ़ाना सीखें. क्या सीखें?
ऑनलाइन पढ़ाना सीखें। लॉजिक समझ में आ गया? अब ये टीचर्स कुछ तो सीख गए और कुछ रेजिस्ट करने लग गए चेंज को, भाई कैसे मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनको इनके एम्प्लॉयर ने, मैनेजमेंट ने मोटिवेट किया कि भाई आपके अंदर एक नई स्किल आ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी कैसे पढ़ाना है एंड ऑल दैट। आप नए नए टूल्स इस्तेमाल कर पाएंगे पढ़ाने के। किसी बच्चे को कोई वीडियो डिस्प्ले करना है यूट्यूब का, झटपट वो काम हो जाएगा, जो जनरली मैनुअल टीचिंग में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। प्लस कल को आप 4-5 साल जॉब यहाँ पे करें और जॉब चेंज करेंगे तो ये आपके एक्सपीरियंस पे काउंट होगा। तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन अपने चेंज को एम्प्लॉइज पे इजिली अप्लाई कर पाएगा। इंपोज वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो थोपना हो गया बेसिकली, अप्लाई कर पाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? इसको अपडेट कर लीजिए झटपट। चलिए, ऑल्टर नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड। आप कोई रिवॉर्ड तो देते नहीं अपने एम्प्लॉयज को, जो काम अच्छा भी करते हैं तो उनकी तारीफ भी कभी नहीं करते हैं। क्या बच्चों एम्प्लॉय बेटर कर पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो यू शुड गिव देम व्हाट? रिवॉर्ड्स। मम्मी को आपने घर में देखा होगा, एम्प्लॉयज को होली, दिवाली, ईद, दशहरा एंड ऑल दैट कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते होंगे, तो वो एम्प्लॉय और अच्छी तरीके से काम करता है या बुरी तरीके से काम करता है? और आप नहीं भी देंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो चोर बन जाएंगे, फिर वो चुराना चालू कर देंगे। देयर आफ्टर काम बेटर कर रहा है मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से, और काफी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स थे अच्छे तरीके से हैंडल किए, सेल्स का, रेवेन्यू का सो कॉल्ड चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, शेयर होल्डर्स को बेटर डिविडेंड मिल रहा है। तो इन सारी बातों के लिए आपको मीटिंग में ढेर सारे एम्प्लॉयज के सामने इसकी तारीफ करनी चाहिए या भर भर बुराई करनी चाहिए? इसकी तारीफ करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नेगेटिव भी सोच रहा है चिल्ड्रन, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। आपको लग रहा है भाई सैलरी तो हमारी फिक्स होगी, सैलरी तो बढ़ेगी नहीं हम कितना भी अच्छा काम कर लें, तो आप स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, देयर आफ्टर आपने काम चोरी चालू कर दी। अचानक से पता लगा कि जो आपकी अप्रैल की सैलरी 1 मई को आई है वो 20% इंक्रीज होके आई है। तो आपको क्या लगेगा? कोई मिल गया का जादू आ गया जिससे सैलरी बढ़ी? नो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी ज्यादा दे दी। तो सैलरी ज्यादा देने से क्या हुआ चिल्ड्रन? व्हाट विल हैपन? एम्प्लॉय का जो नेगेटिव एटीट्यूड था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? पक्का? चलिए, इसको भी अपडेट कर लीजिए झटपट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। एम्प्लॉय टर्नओवर। चिल्ड्रन एक्चुअली टर्नओवर शब्द का मतलब क्या होता है पता है आपको? टर्नओवर वर्ड का मीनिंग पता है? बिजनेस में टर्नओवर शब्द का मतलब होता है सेल। अगर ये शब्द नहीं पता, इसका मतलब आपने अकाउंटेंसी का फंडामेंटल का होमवर्क ठीक से नहीं किया है। वहां पे बहुत बार लिख के आता था पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ सो एंड सो % ऑन एनुअल टर्नओवर। वहां पे मैंने आपको बताया भी था। खैर कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। तो रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो बीच बीच में एम्प्लॉय आपकी नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, वहां ज्वाइन किए 2-4-6 महीना काम किया, फिर कहीं और भाग गए। क्यों भाग रहे हैं? वाई दे आर नॉट स्टेबल? वाई दे आर नॉट स्टेबल? इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, और ensures stability। सो एम्प्लॉय के भागने का मेन रीजन क्या होता है चिल्ड्रन? टिक के काम नहीं कर पा रहा एम्प्लॉय, व्हाई? यस, क्या नहीं मिला? हाँ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो क्या करें कि उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए? उसके सामने की इक्वेशन लिख दें, MUX इक्वल्स टू PX, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इक्वल्स टू प्राइस पेड। इक्वेशन लिखने से तो काम बनेगा नहीं। व्हाट कुड बी डन कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है चिल्ड्रन? बाय गिविंग हिम सम दशहरा दीपावली का बोनस। ईसॉप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है? कंपनी अपने ही शेयर बाजार से खरीद के आपको सस्ते दाम पे दे देगी। तो मान लीजिए कि भाई टाटा का शेयर इस समय 3,900 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, और मैं टाटा का एम्प्लॉय हूं। टाटा कह रहा है कि भाई हम आपको 100 शेयर 2,200 रुपए में दे देंगे, और बाजार में 3,900 का है। तो कंपनी बाजार से तो 3,900 में ही खरीदेगी, बट हमको 2,200 में देगी, तो 1,700 रुपए का तो ऐसी फायदा हो गया हमको। बट इस पे मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि 3 साल तक आप इसको सेल नहीं कर सकते, सेबी का कंपल्जन है इसके ऊपर, लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। क्यों सर ऐसा कंपल्जन है? ये भी बताया था। ढेर सारे एम्प्लॉयज अगर इसको बाजार में बेचने चले आएंगे तो सप्लाई एकाएक बढ़ जाएगी, तो दाम धड़ाम से गिर जाएगा, तो बेचारे जो शेयर होल्डर शेयर रख के बैठे हैं उनको अननेसेसरी नुकसान पहुंचेगा। तो हम एम्प्लॉयज को शेयर्स भी दे सकते हैं,
सर ये क्या होता है? जब कल को आप बच्चों इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ाया जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में 5 तरीके की इनकम्स होती हैं. हाउ मेनी टाइप्स चिल्ड्रन? 5. सबसे पहली इनकम इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो. सेकंड इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी को रहने के लिए अपना घर दिया है. आई रिपीट, किसी को रहने के लिए अपना घर दिया है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपने अपना घर अगर किसी बिजनेसमैन को दे दिया किराए पे, बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए नहीं, तो वो जो किराया पे करेगा, इट इज कॉल्ड एज पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. अपने घर में आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो भी उस कमाई को बोलेंगे पीजीबीपी. समझ में आ गया? आप डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल पे पेशेंट आता है तो आपको कॉल किया जाता है, यू गो एंड ऑपरेट एंड टेक मनी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. समझ में आ गया? तो नौकरी जो लोग करते हैं, देयर इनकम इज नोन एज सैलरी. जो लोग घर में किसी को रहने के लिए घर दे रहे हैं और किराया ले रहे हैं, इट इज हाउस प्रॉपर्टी. सर जो हॉस्टल्स चलते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो पीजीबीपी में आता है. समझ में आ गया? क्योंकि वो तो बिजनेस हो गया उनका. इसके बाद अगर आपने कोई जायदाद बेच के पैसा कमाया, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन्स. और जो इनकम इन चारों में कहीं पे भी नहीं आती बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ऊपरी कमाई मत समझ लीजिए, घूस घूस. तो इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, बट अगर आपने शेयर डिबेंचर खरीद के बेचे, सिक्योरिटीज, तो ये कैपिटल गेन है. बट ब्रोकर अगर खुद अपने लिए शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसे बोलते हैं पीजीबीपी, वो उसका प्रोफेशन हो गया. फिर खोपड़े में बात गई. आपने घर खरीदा, 10 साल बाद बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, इट इज कैपिटल गेन. 10 साल तक उस पर टेनेंट भी टिका हुआ था, इट इज रेंट की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. समझ में आ गई बात? और मान लीजिए कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरा तो हर दिन का काम है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, मेरे लिए ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? बिजनेस एंड प्रोफेशन. इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये लोग जो सैलरी कमाते हैं ना बच्चों, सैलरी में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला कंपोनेंट आता है बेसिक वेज और व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक पे. इसके बाद एक कंपोनेंट इसमें ऐड होता है जिसको बोलते हैं बच्चों अलाउंसेस, और इसके बाद एक कंपोजिशन ऐड होता है जिसको बोलते हैं परक्विजिट्स. तो मान लीजिए कि आपने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब ऑफ अ मैनेजर मिल गया, तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपकी जो बेसिक सैलरी होगी दैट इज 48,000 रुपी, प्लस हम आपको कुछ अलग से पैसे देंगे ताकि आप साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, खाना ठीक से खा के आए, ऑफिस आराम से गाड़ी से आए, आपको महंगाई जो बाजार में है उसको भी झेलने की शक्ति ईश्वर दे. ये सब मिला के 30% ऑफ द सैलरी, मतलब ये 48,000 आपको अलग से मिलेगा. व्हाट इट, जो भी वैल्यू आएगी, खैर ये बन गई आपकी टोटल इनकम. 3 क्वेश्चन मार्क. समझ में क्या? बट अगर आप बहुत सीनियर एम्प्लॉय हो गए, यू आर द जनरल मैनेजर और द सीईओ और द सीएफओ, आपको हम कुछ और बेनिफिट्स दे रहे हैं. तो सो कॉल्ड ये जो अलाउंस होता है ना बच्चों, ये ऑफिस में सबको मिलता है. और परक्विजिट जो होता है, दिस इज गिवन टू प्रेफर्ड पीपल ओनली. जैसे हाई कोर्ट के जजेस को भाई वो एक फैंसी ड्रेस वाला रेड कलर का पट्टा लगा हुआ आदमी मिलता है, साथ में फाइल कैरी करने वाला मिलेगा, गार्डनर मिलेगा, ये सबको नहीं मिलता. तो अगर आप मान लीजिए एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सहूलियतें मिलेंगी. आपसे भी ज्यादा सहूलियतें चीफ जस्टिस को मिलेंगी, उससे भी ज्यादा सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगी. बट कुछ चीजें सबको कॉमन मिलेंगी. तो जो सबको मिलेंगी दे विल बी कॉल्ड एज अलाउंसेस, और जो कुछ लोगों को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज परक्विजिट. तो मान लीजिए कि भाई आपके ऑफिस में मैनेजर को कार मिली हुई है, बट जमादार को, चपरासी को कार नहीं मिली. दैट कार फैसिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? परक्विजिट. बट ड्रेस अलाउंस सबको मिलता है, फूड अलाउंस सबको मिलता है, मेडिकल अलाउंस सबको मिलता है. तो जब टीचर्स इनकम टैक्स पढ़ाते हैं तो ऐसे ही बच्चे को याद करवाते हैं
अलाउंस में ऑल आ रहा है तो इट इज गिवन टू एवरीबडी। परक्विजिट में पी आ रहा है, प्रिफर्ड लोगों को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। समझ में आई बात चलन? पक्का? तो ये इसीलिए बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि आप हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक काम करें। और बोनस क्या होता है? बोनस बच्चों सबका फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। आई रिपीट, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर होगा चाहे जमादार होगा, अगर दिवाली बोनस 1,000 रुपए मिला तो सबको 1,000 मिलेगा। बट कुछ ऑफिसेज में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बोनस जो होता है रैंक बेस्ड होता है, तो उसको बोनस ना बोल के इंसेंटिव वर्ड बोला जाता है, रैंक बेस्ड बोनस बोला जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो इसको झटपट लिख लीजिए, काफी ज्ञान दे दिया मैंने आपको इसके अंदर। लेट्स प्रोसीड फर्दर चलन। सो बच्चों, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने जीवन में 5 बार पढ़ी और आप भी 4-5 बार पढ़ेंगे। ये क्लास 11-12 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर कोर्स में पढ़ाया जाता है। ये है क्या सर? मैनेजमेंट में ढेर सारी थ्योरीज हैं बच्चों, ढेर सारी। एक आपको कभी सुनने को मिलेगी थ्योरी एक्स, एक कभी आपको सुनने को मिलेगी थ्योरी वाई, और एक कभी आपको सुनने को मिलेगी थ्योरी जेड। एक आपको मैक जॉर्जस थ्योरी भी मिलेगी चलन। ये सारी थ्योरीज बेसिकली मोटिवेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है चलन? मोटिवेशन से, कि एक इंसान को अपने जीवन में क्या क्या चीजें मिले तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी की जब शादी हुई, लेट अस से 20 साल पहले फॉर एग्जांपल, गॉट इट क्लियर, तो दादी माँ ने घर की जिम्मेदारी उन पे धीरे धीरे डालनी स्टार्ट की। इज दैट क्लियर? बट 5 साल बाद ही आपके चाचा जी की शादी हो गई तो चाची जी भी आ गई। अब दादी जी ने ज्यादा प्रेम चाची जी के ऊपर निछावर करना स्टार्ट कर दिया और घर की लॉकर की चाबियां चाची जी को दी दी। क्या मम्मी को अच्छा लगेगा ये? मम्मी को अच्छा लगेगा ये? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? शी मस्ट बी फीलिंग कि मैं सीनियर हूं तो मेरे को ज्यादा जिम्मेदार समझा जाए, और ये तो कल की छोरी अभी आई है, ठीक से रोटी भी नहीं बना पाती, और माताजी ने मतलब दादी माँ ने सारी जिम्मेदारी इसको दे दी, तो घर में क्या होगा? दरार खिंच जाएगी। सर इतनी नहीं खिंचती, ऐसे खिंचती है सर। समझ में आ गया? और फैमिली में क्या होगा? बंटवारा। मम्मी ने ये बात पापा से बोली, पापन का अच्छा है, रात में जब दादी माँ सब लोग सो जाएंगे तिजोरी से 2 सोने के सिक्के निकाल लेंगे और चोरी का इल्जाम चाची के ऊपर लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? जितनी जिम्मेदारी कम मिले उतना अच्छा है। बट मम्मी तो एकदम चंडी का रूप धारण की हुई थी, चंडीगढ़ से आई थी, क्योंकि खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मम्मी कह रही नहीं मैं तो चाबी लेके रहूंगी, मैं तो चाबी लेके रहूंगी। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड एज ईगो की लड़ाई। व्हाट? ईगो की लड़ाई। समझ में आ गया? अब मान लीजिए चाची जी की शादी के 3 साल बाद एक और छोटे चाचा जी थे, उनकी भी शादी हो गई। उनकी वाली चाची जी जो थी, मतलब उनकी बीवी लगी, आपकी चाची जी लगी, मैं भी चलिए आंटी बोल दूंगा फॉर एग्जांपल, आपकी आंटी मेरी आंटी, या भाभी बोल दूंगा। उनको तो खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है घर में, 2 वक्त की रोटी भी उनको ठीक से नहीं मिल रही है। क्या ये अच्छी बात है? नो। तो ये थ्योरी मैस्लो चाचू ने लिखी है। ये थ्योरी ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, 11th में पढ़ाई जाती है, जहां जहां इवन साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों, साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी इसको पढ़ लेता है। गॉट इट क्लियर? तो अगर आप में से कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट हो जिसका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, आपको मैस्लो की थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। इफ नॉट इन क्लास 11-12, बीए में ग्रेजुएशन पढ़ाई जाती है। तो मैंने इसको एक बार बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था, बिकॉज आई हैड कॉमर्स इलेक्टिव इन माय आईसीएसई क्लास 10th। देन आई स्टडीड दिस इन क्लास 12th। फिर मैंने इसको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा। फिर मैंने 3rd ईयर में मैनेजमेंट एक इलेक्टिव ऑप्शनल कंपलसरी लिया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसमें पढ़ा। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। फाइनेंस में एडिशनल स्पेशलाइजेशन था, वहां पे पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने अपने एमए इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया, मैंने उसमें पढ़ा। फिर मैंने बीएड किया, मैंने उसमें पढ़ा। और सो कॉल्ड एलएलबी में भी अभी पढ़ने वाला हूँ अगले सेमेस्टर में। तो टोटल मैं इस थ्योरी को 9 बार अपने जीवन में पढ़ चुका हूँ, अब 10वीं बार पढ़ने जा रहा हूँ। समझ में आ गया? तो आप भी इतनी बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये क्या होता है सर? ये कोई अंकल है क्या? आर के अंकल? रोटी कपड़ा मकान, अंग्रेजी में बोले तो फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। एक बार ये नीड पूरी हो गई, अब भाई हमको बिजनेस से, ऑफिस से, जॉब से झटपट कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा।
तो इसके लिए एम्प्लॉय को 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है टेम्परेरी, और फिर उसको प्रेम पत्र दे दिया जाता है कि भाई अब तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हो। अगर तुम नौकरी छोड़ के जाते हो तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा, और नहीं तो 3 महीने की तनख्वाह जमा करा के जाओ। और अगर हम लात मार के निकालेंगे तो हम भी तुमको 3 महीने पहले बता देंगे कि आज 6 सितंबर है, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 दिसंबर, समझ में आ गया? 6 सितंबर से 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर से 6 नवंबर, 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक तुम यहाँ पे हो, उसके बाद अपना बुरिया बिस्तर समेट लेना। या अगर तुरंत लात मारेंगे तो तुमको 3 महीने की सैलरी दे देंगे। ये नोटिस पीरियड वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में लिखा है। तो एम्प्लॉय को अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही बच्चों, क्या वो मन से काम कर पाएगा? नो। तो वंस हिज बेसिक नीड कि इतनी तनख्वाह मिल जाए कि कम से कम हम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक डिसेंट लेवल ऑफ लिविंग अरेंज कर ले, थोड़ा आउटिंग वगैरह भी कर ले। सेकंड, ये अरेंज हो गया तो दूसरा क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ 2 बाउंसर हर समय होने चाहिए, हमको जेड लेवल की सिक्योरिटी दी जाए। मानियोगे तो जेड लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी, खोपड़े में बात गई। हाँ चलिए अंबानी जी की बात कर लेते हैं। क्यों अंबानी हिंदुस्तान में टिके हुए हैं? वो तो बिजनेस समिट के लंदन जा भी सकते हैं, घर भी खरीद लिया उन्होंने, मेरे को बुलाया था गृह प्रवेश पर, मैं जा नहीं पाया क्लास के चक्कर में। गॉट इट क्लियर? तो उनको भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। उनके घर के बाहर पुलिस वाले ढेर सारे तैनात रहते हैं। सर हमारे घर के बाहर भी कुत्ते तैनात रहते हैं। अब ये तो हैसियत हैसियत की बात है। गॉट इट क्लियर? तो क्यों ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स अंबानीज और अडानीज को दी जा रही है कि अगर इन्हें कुछ हो गया बच्चों तो इनके बिजनेसेस में जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों का या ढेर सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शेकअप हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो गई तो गब्बर मूवी का सीन बहुत दिन बाद वापस याद आया। वो जो हवलदार था उससे हमेशा 2 चीजें मंगवाई जाती थी, कौन कौन सी? समोसा और चटनी। जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया वो समोसा और चटनी बहुत खाते हैं क्योंकि, तो समोसा और चटनी मंगवाया जा रहा है। तो वो तो अपने आप को एकदम हवलदार और लो लेवल वर्कर समझेगा। बट जब बड़े एसपी साहब आए, उन्होंने बोला नहीं इसके पास प्लान है, ये हमको बताएगा। फिर उसी को जीप में आगे वाली सीट में बैठा के ले गए, बाकी बोले तुम लोग पैदल आओ। तो उसको लग रहा है कि अब मेरी औकात थोड़ी सी बढ़ गई है, हैसियत बढ़ गई हवलदार की। समझ आया? तो अगर आपकी दादी जी, ये वीडियो घर में मत दिखा दीजिएगा, क्या पता लड़ाई वड़ाई हो जाए मेरे चक्कर में, गॉट इट, और मैं कूटा जाऊं बाद में। तो दादी माँ ने ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे छोटी चाची को दी है, जिनकी शादी मम्मी की शादी के 8-9 साल बाद हुई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंस बड़ी चाची को दी, और आपकी मम्मी को इंपॉर्टेंस बहुत कम दी जा रही है। तो क्या मम्मी को अच्छा लगेगा? सर उनको उसमें तो अच्छा नहीं लगेगा, आप जितना बोल रहे हो उसमें जरूर बुरा लग जाएगा। समझ में आगे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो मम्मी को मत दिखाइएगा। बट दादी माँ कह रही है बहू तुम बहुत तड़पाई गई हो इस खानदान में, 5 साल तक तुमने सारा काम किया है, अब इन दोनों लोगों को तुमको कंट्रोल करना है। मम्मी तो एकदम क्लाउड 9। समझ में आया कि नहीं? ऑल 32 आउट। अब दोनों छोटी चाची और बड़ी चाची की बागडोर किसके हाथ में है? मम्मी के हाथ। और दादी ने घंटर भी पकड़ा दिया मम्मी को, कुछ गड़बड़ी करे सूद देना कायदे से। तो मम्मी को लग रहा है हाँ यस, अब हमें परिवार का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है, बराबरी का एक दर्जा दिया जा रहा है, लेवल दिया जा रहा है। समझ में आ गया? आपकी शादी है और आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा घर में, सिर्फ फोटो फाइनल कराई गई थी। तो क्या आपको बिलोंगिंगनेस या परिवार का हिस्सा होना बर्दाश्त, मतलब एहसास होगा कभी? बिल्कुल नहीं होगा। तो एम्प्लॉय को कुछ ऐसा हो जिससे पता लगे हाँ मैं इनका एक बहुत अहम अंग हूं। सर ये कैसे पता लगेगा? जब आपको शेयर्स दिए जाएंगे, ईसॉप वगैरह दिया जाएगा, जब आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक सीट दी जाएगी, तो आपको लगेगा आई एम एक्टिंग एज अ सो कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ तनख्वाह वगैरह मिल गई ठीक ठाक तो व्हाट गॉट सेटिस्फाइड? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। व्हाट इट क्लियर? थोड़ा परमानेंसी आ गई है, आपको लेटर दे दिया गया यू आर द परमानेंट एम्प्लॉय, यू गेट टू हैव सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको शामिल कर लिया गया, हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपको बुलाया जाता है, आपसे बगैर फाइनलाइज किए कोई डिसीजंस मेजर नहीं लिए जाते। तो यू वुड स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फैमिली। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद भाई बहुत सीनियर हो गए, बहुत सीनियर हो गए, बहुत सीनियर हो गए, और अब आपको कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और ये पोस्ट आपको मिली आफ्टर वर्किंग फॉर 24 years, योर प्रेजेंट एज इज 49, और आपने 25 साल की उम्र में जॉब ज्वाइन किया था। तो भाई जब एम्प्लॉय बहुत पुराना हो जाता है तो उसको लगता है कि भाई मेरी हैसियत थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए।
लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? एंड देयर आफ्टर मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जब आपकी फुलफिल होंगी। सर ये क्या होती हैं? सिमिलरली आपको कंपनी का एज गुड एज समझ लीजिए ओनर ही बोला गया। लॉजिक समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल आज आपका अपॉइंटमेंट इसरो में हुआ एज अ सीनियर साइंटिस्ट, तो मेनी अ टाइम्स आपको काम दे दिया गया सुपरवाइजर का। आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, हो सकता है आदित्य L3 लॉन्च हो, तो आप सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो में और आपको सुपरवाइज करना है। भाई आपको सुपरवाइजर का काम दे दिया गया तो आपको लगा कि मेरे ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है एम्प्लॉय की, बट 5 साल के बाद आपको प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया क्योंकि आप बहुत सीनियर हो गए हैं और एक समय आया वर्ज ऑफ रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं और आपको इसरो का चेयरमैन बना दिया गया। तो व्हाट यू गॉट टू सेटिस्फाई? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सर ये घर में कब होगा? जब दादी माँ से कोई भी कुछ पूछे और दादी माँ क्या बोले, हमको नहीं पता, बड़ी बहू से पूछ लो जाके, तो आपकी मम्मी को लगा कि आज मेरा दर्जा एकदम सास वाला हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस डायग्राम को बच्चों झटपट बनाइए, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। सो मोस्ट बेसिक नीड्स जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। कोल्ड ड्रिंक सर, ये देखिए इसके टिफिन में झाग रहा है, समझ में आ गया? आपके विद्यालय में भी ऐसे दलिद्र टाइप के लोग पढ़ते होंगे जो अपना टिफिन तो पूरा नहीं पढ़ रहे। देखिए फ्रेंच फ्राइज खत्म नहीं हुआ है, ये देखिए फिर झाग रहा है इसके टिफिन में। गॉट इट क्लियर? सो शेल्टर, ये फूड हो गया एक तरह से, गॉट इट क्लियर? और क्लोथिंग तो सर यहाँ है ही नहीं, जस्ट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। अब आजकल तो बेसिक फिजियोलॉजिकल में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है, आपको अच्छी मेडिसिन मिले, आप ऐसी जगह जॉब करें जहां पे सैलरी में बच्चों को ठीक ठाक एजुकेशन दे पाए, तो ये सारी चीजें चिल्ड्रन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ व्हाट? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये नीड्स अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इट मींस यू आर हाईली अंडरपेड। क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसको झटपट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब ये फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है कि भाई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बीमारी वगैरह हो, कोई आपको रास्ते में किडनैप वगैरह ना कर ले, तो बीमारी वगैरह हो तो एटलीस्ट आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ प्रोटेक्शन दे दे। अभी जैसे कोविड में काफी कंपनीज, चिल्ड्रन बोरोसिल वाज द फर्स्ट आई सपोज टू स्टार्ट, कि जिन लोगों का जॉब सो कॉल्ड चला गया उनके घर में राशन पानी तो हर कंपनी ने फ्री में दिया, बट अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो गई तो उसके बच्चे की पूरी पढ़ाई टिल पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देयर आफ्टर अ जॉब गारंटीड इन द कंपनी वाज ऑफर्ड। सो पूरी पढ़ाई लिखाई, डिजीज का भी खर्चा पानी वही उठाएंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाती हैं, प्रीमियम कंपनीज पे करती हैं, वी आर नॉट सपोज टू पे। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी आर नॉट सपोज टू पे। हु पेज इट? ओनली द कंपनीज। सो दिस इज नोन एज फिजिकल सिक्योरिटी। परमानेंट जॉब हो, ठीक ठाक पैसे हमको मिलते रहे, इंक्रीमेंट्स वगैरह ठीक ठाक लगते रहे ताकि हम नौकरी छोड़ के कहीं भाग ना जाए, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक सिक्योरिटी। पेंशन, ग्रेचुटी, बुढ़ापे में सो कॉल्ड कटवाले के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के सामने ना बैठना पड़े, तो वी शुड गेट व्हाट चिल्ड्रन? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। पीपीएफ, ईपीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन, ये फैसिलिटीज अगर मिल जाती है तो एम्प्लॉय इज सेट टू हैव सोशल सिक्योरिटी। सो टेक एन एग्जांपल कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलता है एंड दे गिव यू ओनली गुड सैलरी, बट अदर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ऑफरिंग पेंशन बेनिफिट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, वेयर यू वुड लाइक टू ज्वाइन? जहां पे पेंशन हो या जहां पे पेंशन ना हो? जहां पे पेंशन हो। गॉट इट क्लियर? तो प्रेजेंट सैलरी मान लीजिए आपको ऑफर की गई, लेट अस से 40,000 रुपीज पर मंथ, हर साल बढ़ेगी भी ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पे कोई पेंशन नहीं है। और जहां पे पेंशन है वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35 है। कहां पे आपको ज्वाइन करना चाहिए जॉब बच्चों? 35 में। क्यों 35 में ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज आपको आगे चल के कुछ पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे, whereas यहाँ पे देयर आर नो पेंशन बेनिफिट्स। ओके, अपडेट फास्ट।
लेट्स कंटिन्यू फर्दर। कॉपीड एवरीबॉडी? चलिए, एफिलिएशन, कुछ ऐसी हरकतों जिससे आपको लगे यू आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड एक्ट एज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। चिल्ड्रन, सुनाई पड़ी बात? सो ये कैसे होगा? जब आपको टीम का हिस्सा माना जाए, the head of the organization interacts with you always. तो many a times people must have observed, न्यूज चैनल्स में ही देखा होगा या टीवी वीडियो वगैरह, शो कॉल यूट्यूब वीडियोस में, कि मुकेश अंबानी जी अपनी रिलायंस पेट्रोलियम की फैक्ट्री में एम्प्लॉय से कुछ फीडबैक ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय विल फील यस आई एम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर माई एम्प्लॉयर। वो नौकरी देने के बाद हमें भूले नहीं है। समझ में आ गई बात? किसी एम्प्लॉय की फैमिली में मान लीजिए कोई मेडिकल इशू हो गया भयंकर, और उसे कुछ एडवांस चाहिए सैलरी का, तो एडवांस शुड बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर और शुड नॉट बी गिवन? शुड बी गिवन। इन सब हरकतों से एम्प्लॉय फील्स एफिलिएटेड। एफिलिएशन का मतलब ये ना समझना बोर्ड से एफिलिएट हो गई हमारी कंपनी, नथिंग लाइक दैट। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एज सच। लिखिए फास्ट। चलिए, एस्टीम नीड्स, desires of having self-respect, positive self-image and recognition and respect from others। तो अगर आपको एक अलग सा क्यूबिकल ऑफिस में दे दिया गया, जैसे बैंक्स में मैनेजर्स के साथ होता है चिल्ड्रन, मैनेजर साहब को एक अलग चेंबर दे दिया जाता है, तो थोड़ी सी प्राइवेसी भी है, वो मोमोज खा रहे तो कोई देख ना पाए, नजर ना लगाए, या एक इंपॉर्टेंस, एक हाइप क्रिएट कर दी कि भाई मैनेजर से मिलना है तो थोड़ा सा एलीट कम्युनिटी है, आप ऐसे कोई भी एरा गैरा नथु खैरा मैनेजर से मिल नहीं सकता। आपको टाइटल दे दिया गया, यू आर द प्रेसिडेंट, यू आर द वाइस प्रेसिडेंट। तो आजकल मान लीजिए HDFC बैंक में आपको पता लगा दैट समबडी इज अ रिलेशनशिप मैनेजर। बड़ा भयंकर नाम है, रिलेशनशिप मैनेजर, बड़ा भयंकर नाम है। क्लर्क है बच्चों, क्लर्क। समझ में आया? और किसी ने बता दिया कि हमारे भैया कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है? ऐसे इंडिया में 250 वाइस प्रेसिडेंट है उस कंपनी के। कितने? 250। इन वाइस प्रेसिडेंट्स के ऊपर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं अराउंड 15 नंबर। इन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स के ऊपर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं अराउंड 10 इन नंबर, और एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट हैं अराउंड 4 इन नंबर। इनके ऊपर जाके CEO आते हैं। तो देखने में तो बड़ी हाइप क्रिएटेड है, VP है, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ जैसे हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है, और लेवल वैसा ही है, परेशान मत होइए। समझ में आया? हमारे भैया ना DI है। DI क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। क्या है ये? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। अब थोड़ा घटिया लग रहा है। माय ब्रदर इज अ जोनल इंचार्ज इन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जोनल इंचार्ज, जोन कितना बड़ा है? एक मोहल्ला। समझ आया? तो ये नाम हम थोड़े दे दिया है, थोड़ा देखने में लोगों को अच्छा लगता है। तो आजकल काफी नाम चल रहे हैं, दैट इज CEO। सुना होगा आपने? जो कंप्यूटर IT कंपनीज होती हैं उनको बोलते हैं COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फाइनेंस कंपनीज में पोस्ट क्या होती है? CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये डेफिनेटली बड़ी पोस्ट होती हैं, बट बाकी ये रिलेशनशिप मैनेजर, RM एंड ऑल दैट, ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती। ये सिर्फ लोगों को एहसास दिलाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में किसी को TI बना दिया गया। अब ये TI कौन है? ट्रैफिक इंचार्ज। क्या काम होगा? छुट्टी में सब बच्चों को लाइनअप करा के निकलवाएगा। समझा? और एकदम अलग पोस्ट है। तो इसको बता दिया एक टीचर ने, तुम बेटा हेड बॉय से भी ऊपर हो, क्योंकि उसकी भी लाइन में तुम ही निकलोगे। और इसको भी पता है कोई पोस्ट ही नहीं, तो ऐसे इसका मन रखने के लिए इसको दे दिया गया। समझे कि नहीं समझे? जैसे बचपन में आपको लगता था कि भाई पापा कहीं आपको छोड़ के चले ना जाए, तो कार की चाबी आपको पकड़ा दी जाती थी, और आपको लगता था मेरी औकात बड़ी बढ़ गई है, चाहे पैर ना पहुंचे एक्सीलेटर तक, बट कार की चाबी मिलने से ही अपने आप को बहुत हैसियत वाला समझते थे। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो आपके लेवल पे था। हमारे लेवल पे कैमरा आता था फोटो खींचने वाला, तो अगर कैमरे से फोटो खींचने को मिल गई तो समझ लीजिए Cloud9। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो क्यों ये सब हरकतें करते हैं पेरेंट्स? या घर में बाइक खड़ी है, उसी को बैठ के पैर नहीं पहुंच रहा, बस हैंडल हिलाए जा रहे हैं, तो बच्चों को क्या लग रहा है? एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो गई है। समझे कि नहीं? मम्मी जा रही किटी पार्टी में, पापा गए ऑफिस, छोटा भाई बहन आपकी निगरानी में है, मम्मी ने आपको चाबी दे दी, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और वापसी में आप कह रहे हैं घर छोड़ के जा रहे हैं, इन जाहिल छोटे भाई बहनों के साथ हम नहीं रह पाएंगे। तो जब चाबी मिली घर की, यू फेल्ट एस्टीम नीड्स, भाई आज घर के मालिक
हम हैं, हैसियत झाड़ू बेचने की नहीं हमारी, बट घर के मालिक हम हैं। तो ये नाम वगैरह इसीलिए अटैच कर दिए जाते हैं। कुछ आपको चैलेंजिंग जॉब दे दिया गया, चैलेंजिंग जॉब दे दिया गया, आपको बताया गया भाई आप ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा बेवकूफ आपके जैसा मिला नहीं हाँ बोलने वाला। ओके, तो हेयर यू हैपन टू सेटिस्फाई व्हाट चिल्ड्रन? एस्टीम नीड्स। समझ गए? समझ गए? पक्का? चलिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब देखिए मैंने बोला था ना काफी मिलता जुलता है चिल्ड्रन। क्रिएटिविटी आपकी तब एनकरेज होगी जब आपको एक अलग से चेंबर मिल जाए वगैरह वगैरह, एक अलग पोस्ट मिल जाए। देखिए चैलेंजिंग जॉब इसमें भी था और लास्ट वाले में भी था। फर्क सिर्फ इतना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपकी तब पूरी होती है व्हेन यू आर वेरी 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 क्लोज टू द टॉप मैनेजमेंट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आप हेड बन गए, एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो गई, बट टॉप लेवल में जब आपको शामिल कर दिया गया तो यू हैव मोक्ष प्राप्ति, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डिजायर ऑफ बीइंग मोस्ट, ये एस्टीम नीड में सेटिस्फाई हुआ। डिजायर ऑफ बीइंग एवरीथिंग। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो जनरल मैनेजर थे एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, इनको प्रमोट कर दिया गया टू द पोस्ट ऑफ अ सीईओ और उसके बाद टू द पोस्ट ऑफ अ चेयरमैन, एंड ही इज डायरेक्टली गोइंग टू रिपोर्ट टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सीईओ थे तो रिपोर्ट किसको करते थे? ये चेयरमैन को। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों बातें जब इनके साथ हो गई तो दिस पर्सन गेट्स व्हाट? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जब जनरल मैनेजर बन गए तो एस्टीम नीड, क्योंकि जनरल मैनेजर एसबीआई में 3-4 होंगे बट सीईओ चेयरमैन कोई एक ही बनेगा, सब नहीं बनेंगे। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड मैस्लो चाचू की थ्योरी। तो चलो अगले लेक्चर में हम कवर अप करेंगे इंसेंटिव्स, दैट इज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी वही आएगा, बेटर प्रोफाइल आपको दे दिया, प्रमोट कर दिया, तो दिस इज नॉन मॉनेटरी। और मॉनेटरी में बोनस, सैलरी बढ़ा दी, कमीशन दे दी, दीज आर कॉल्ड एज मॉनेटरी इंसेंटिव्स। कोई क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क मी।